नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत तय ही है कि आज हम बात किस पर करेंगे। जब देश के चुनाव आयोग ने आज एक बहुप्रतीक्षित ऐलान को क्रियान्वित करने के संदर्भ में विधिवत कार्यक्रम दे दिया, तो तय बात है हमें बात उस पर करनी है। एसआईआर स्पेशल जो काम चल रहा है, मतदाता सूची को गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शुद्ध करने का, उसके तहत पूरी बातचीत है। अब चुनाव आयोग ने इस काम को अंजाम दिया था बिहार में। विपक्षी दलों ने बड़ा शोर मचाया, आपत्तियां जताई, पर इन सबसे बेपरवाह रहते हुए चुनाव आयोग ने उसको फलीभूत कर ही दिया। यह अलग बात है, उसने 11 प्रकार के दस्तावेज मांगे थे, पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आधार कार्ड के रूप में 12वें दस्तावेज को भी मान्यता दी। ज्ञानेश कुमार जी आज देश के सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का नए सिरे से पूरे देश में पुनरीक्षण का अभियान दूसरे चरण के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। अब 12 प्रदेशों में इस काम को अंजाम दिया जाएगा, जिनमें से 4 राज्य ऐसे जिनमें अगले साल चुनाव होना है, पर इसके अलावा बाकी राज्यों में भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 8 बार यह हो चुका है और आखिरी बार वर्ष 2002 से 2004 के बीच हुआ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच चुनाव आयोग का ये कदम जनता को और राजनीतिक दलों को कितना भाएगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। इसके खिलाफ बाकायदे अभियान छेड़ने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का प्रबल विरोध करने के बाद वहां के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कह दी गई है। बाकी राजनीतिक दल भी अपने पत्ते समय के साथ खोलेंगे, पर एक साफ सुथरा चुनाव हो, एक साफ सुथरी मतदाता सूची हो, कोई व्यक्ति जो मतदान का अधिकार रखता है वो भारत का नागरिक है, उसे यह अधिकार मिले। जो भारत का वस्तुतः मतदाता होने का अधिकार नहीं रखता, अर्थात जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम सूची में क्यों रहे, इस पर आखिर भला किसको ऐतराज हो सकता है। पर फिर भी क्योंकि एसआईआर को लेकर सवाल बहुत रहे, तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ ममता त्यागी जी हैं। ममता त्यागी जी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि है। और इनके बीच में हमारे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं। जब भी चुनाव संबंधी मसले होते हैं, डॉक्टर आलोक शुक्ला जी अनिवार्यतः हमारे साथ होते हैं। देश के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा चुके हैं। दक्ष प्रशासनिक अधिकारी की छवि उनकी रही है, वो हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के बीच एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करने के संकल्प के साथ देश का चुनाव आयोग इस अभियान को दूसरे चरण में लेकर जा रहा है। कितना स्वागत करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? कालीन बिछाना चाहेंगे इस अभियान में या कांटे बिछाना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया। कहते हैं ना हिमांशु भाई कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। कालीन बिछाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग का है, और कांटे हम किसी की राह में बिछाते नहीं। हमारा विरोध अगर रहता है तो कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप से सक्षम विरोध रहता है और रचनात्मक विरोध रहता है। आप हमें बताइए कि एसआईआर का हमने जिन मुद्दों पर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे पास रिलीफ आया, उसके अलावा चुनाव आयोग ने कौन सी बातें बताई, चुनाव आयोग ने कौन सी बातें मानी, कौन से प्रश्न का जवाब दिया चुनाव आयोग ने? किसी प्रश्न का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि भाई आपने कहा था घुसपैठियों के लिए हमने इतना बड़ा एसआईआर किया था, क्योंकि आईआर तो उनकी जनवरी 2025 में हो चुकी थी। बिहार में इन्होंने कहा घुसपैठियों के लिए हुआ, तो कितने घुसपैठी आए? आधिकारिक सूत्र तो नहीं बता रहे, आधिकारिक लोग तो नहीं बता, लेकिन सूत्र जरूर बता रहे हैं कि 700 घुसपैठिए रहे, जिसमें से 400 नेपाली थे, 300 बांग्लादेशी थे, और 300 बांग्लादेशी में भी शायद 150-150 नॉन मुस्लिम थे। ये परिस्थितियां आई। तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार के लिए जो राजनीतिक दलों के सवाल थे, उनका कोई जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया, कतई कोई जवाब नहीं दिया, और आगे की उन्होंने घोषणा कर दी।
हम तो एक बात कहते हैं ना कि जहां आपने किया था, जिस तरीके से किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके ऊपर बंदिशें लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपसे कहा था, कितने आपने नए मतदाता जोड़े। नए मतदाता जोड़ने और पुराने काटने का काम होता है। आपने अलंद में जिस तरीके से काम किया था कि 6-6 सेकंड 36 सेकंड में 2-2 फार्म भरवा दिए थे, सेंट्रलाइज फार्म वोट काटने का जो एक सिलसिला आपने अलंद कर्नाटक से या अन्य राज्यों से जो आपने शुरू किया था, उस पर कहीं पर कोई भी जवाब है क्या? सुप्रीम क्या नाम ये चुनाव आयोग के पास? चुनाव आयोग के पास अगर जवाब है तो चुनाव आयोग देता क्यों नहीं? चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता को प्रूफ क्यों नहीं करता? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं कहता कि हम बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, निर्लज्ज नहीं है, हम पारदर्शी लोग हैं, ये लीजिए 100% पारदर्शी है? क्यों नहीं कहता? चुनाव आयोग ने जो कर्नाटक की सीआईडी ने सवाल उनसे पूछे थे, लगातार 3 चीजें मांगी थी आईपी एड्रेस के साथ साथ, तो वो चुनाव आयोग कर्नाटक की सीआईडी को देता क्यों नहीं? तो ये जो चुनाव आयोग की मनमानी है, ये बड़ा संदेह पैदा करती है हिमांशु भाई। इस तरीके से चुनाव आयोग का काम नहीं। चुनाव आयोग कोई सीबीआई, सीआईडी या एनआईए या 2 सवाल है सुरेश रवि जी, ये सवाल तो आप कई बार उठा चुके हैं जिनमें आपको ये शिकायत रहती कि उत्तर आता नहीं चुनाव आयोग से। और 2 सवाल है कि बिहार में एसआईआर का नतीजा 40 लाख से अधिक वोटों के कटने के रूप में सामने आया पुरानी मतदाता सूची के मुकाबले। अब इसके बाद 12 राज्यों में जो एसआईआर का ऐलान है वो तकरीबन 51 करोड़ मतदाताओं के संदर्भ में है। क्या कांग्रेस पार्टी इस एसआईआर में सहयोग करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस एसआईआर में भागीदारी करेंगे या आप इसका बहिष्कार करेंगे? क्योंकि आप तो मानते हैं ये भाजपा की मदद के लिए, तो भाजपा की मदद के लिए जो काम होने के संदर्भ में आप आरोप लगाते हैं, तो उस मदद में आपकी मदद रहेगी या आप इसका बहिष्कार करेंगे? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या कहते हैं सुरेश जी? आप क्या चाहते हो कि मतलब देश को हम भाजपा के हाथों सौंप दें बहिष्कार करके? हमको इतना बुड़बक समझे हैं आप लोग? ऐसा मत करिए। 2 चीजें बड़ी साफ समझिए। चुनाव आयोग को पहले बिहार चुनाव में तो समय नहीं था। हम इनको कानून सम्मत, विधि सम्मत कोर्ट में खींचेंगे और जो सही होगा वो निर्णय कराएंगे इनसे। इनकी हैसियत नहीं है कि संविधान के विरुद्ध चले जाएं, वो चाहे ज्ञानेश गुप्ता जी हो और चाहे अन्य कोई हो। और एक चीज जान लीजिए, जो लोग गलत किए हैं उनको घसीट के लाएंगे, भले ही वो रिटायर हो गए हो। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि संविधान के विरुद्ध हम कार्य नहीं होने देंगे। बिहार तो नाजमुझे ने कह दिया कि हम बहिष्कार करें, ऐसी बेवकूफी करने वाले हम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग मनमानी करता रहेगा और अब देखते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम विधि सम्मत रास्ता अपनाएंगे और चुनाव आयोग को बाध्य करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास समय है। 28 अक्टूबर से लेकर 7 फरवरी के बीच इस प्रक्रिया को पूरा करने की बात चुनाव आयोग कह रहा है। डॉक्टर ममता त्यागी का क्या कहना है? चुनाव आयोग को पिछली बार काफी शिकस्त झेलनी पड़ी, आधार कार्ड के लिए तैयार नहीं था चुनाव आयोग, दुनिया भर की कहानी बता रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मानना पड़ा। क्या कहती है ममता त्यागी जी? चुनाव आयोग थोड़ा जल्दबाजी में है या विपक्ष की तरफ से आवाज आती है आपके दबाव में है? आपका दबाव इतना काम कर रहा है क्या? नमस्कार हिमांशु जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने एक शेरो शायरी की जिसका मतलब ये निकलता था कि गलियों में, रास्तों में जो मंजर दिखाई देता है वो कुछ और है, अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। तो बिल्कुल सही कहते हैं वो पार्टी जो इमरजेंसी लागू करती थी आज संविधान बचाने की बात करती है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि मंजर कुछ और होता है और सुर्खियां कुछ और होती हैं। तो ये अपनी ही पार्टी का चरित्र अपनी ही शेरो शायरी से दर्शा रहे थे कि संविधान की हत्या करने वाली और इमरजेंसी सिर्फ इसलिए लागू करने वाले क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था उसको निरस्त कर दिया गया, उससे देश भर में इमरजेंसी थोपी गई। वो पार्टी आज बात करती है संविधान की, निष्पक्षता की, चुनाव आयोग की, तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है और ऐसा लगता है कि शायद अपने गिरेबान में झांकना भूल गए हैं। अब हिमांशु जी आप एक मिनट मैं रुकता हूं ममता त्यागी जी, ये भाजपा वाले ये तर्क बहुत देते हैं, ये जो इमरजेंसी लगी थी ये संविधान से परे जाकर लगी थी क्या? संविधान की हत्या करने वाले, संविधान में प्रावधान था
आपातकाल लगाने का, लगा दिया। इस देश की जनता को क्या कहेंगे? जिसने इमरजेंसी लगाई उसी इंदिरा गांधी को, उसी कांग्रेस पार्टी को आप लोगों की नाकामयाबी के बाद मैं 2.5 साल में सर पर बिठाकर लेकर आई थी देश की जनता। क्या कहोगे आप? कैसी है ये देश की जनता? इमरजेंसी लगाने वालों को चुन लेती है। क्या कहती हैं आप? हिमांशु जी, हमारे देश की जनता बहुत ही समझदार और अपने अनुसार डिसीजन लेने वाली है, लेकिन भावनात्मक चीजों पर भी कहीं ना कहीं निर्णय होते हैं। ये बात आप भी मानेंगे, और ये जो आखिरी लोकसभा चुनाव है, ये भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं भावनात्मक में जो संविधान की वो किताब दिखाई गई, उसने भी कहीं ना कहीं असर डाला, और जबकि वो झूठा नैरेटिव था, फॉल्स नैरेटिव था, ये आपके सामने बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब आपके मूल प्रश्न पर आ जाते हैं, जिस पर आज हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। किसी भी लोकतंत्र की जान होती है ये वोटर लिस्ट, और हमारा चुनाव आयोग जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। SIR बेसिक चीज है, क्योंकि इसका रिवीजन होना चाहिए, हर एक बंदी को स्क्रूटनी होनी चाहिए कि जिससे भारत का जो नागरिक है वोट डालने से चूके नहीं और घुसपैठिया वोट नहीं डाला जाए, और जो व्यक्ति मर गए हैं या परलोक सिधार गए हैं उनके नाम पर कोई फर्जी वोटिंग ना हो। तो SIR तो एक ऐसी चीज है जो मूलभूत आवश्यकता है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जरा हिमांशु जी याद करिएगा, जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे तो सबसे बड़ी बात क्या उठी थी कि चुनावी धांधली हुई। उसके बाद में जब SIR की शुरुआत हुई, इंप्लीमेंट किया गया बिहार में, तो ये कहा गया ये SIR इतनी जल्दबाजी क्यों। अब जब ये देश भर में इंप्लीमेंट होने वाला है आप सबके सामने, तो SIR पे देखिएगा फिर से विरोध आएगा। मैं बताती हूँ, अभी सुरेंद्र जी शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर वो कोई नया पॉइंट उठा के लाएंगे, क्योंकि राजनीति का मतलब, कांग्रेस की राजनीति का मतलब विरोध हो गया है। अब सोची समझी चीजें प्लानिंग वे में नहीं होती, ये सोचा जाता है कि जो भी भाजपा कर रही है उसका विरोध किया जाए। अभी जो इनका महागठबंधन है, आप ये देखिएगा, अभी जो वक्फ बोर्ड के जो विरोध में ये लोग वहां के बोलने लग रहे हैं, संसद से पारित कानून, संसद से पास हुई चीजों को किस तरह से गलत वे में लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज के उस महिलाओं का, उन पिछड़े वर्गों का भला ना हो जाए, तो चीजें अपने ही ढंग से मॉडिफाई करना और विरोध की राजनीति करना कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक चरित्र हो गया। क्योंकि कांग्रेस की एक आदत है, उन्हें देश के विकास नहीं नजर आता, उन्हें एक पार्टी, एक परिवार का विकास देखना होता है, उसका बैंक बैलेंस देखना होता है, उसकी कितनी संपत्ति बढ़ी वो देखना होता है। क्योंकि उनके हिसाब से देश का विकास परे है, अगर वो हुआ भी है, अगर उनके पार्टी के परिवार का विकास नहीं हुआ, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो सुधांशु जी, जो ये कांग्रेस राजनीति करती है, ये अपने ही चीजों को कहीं ना कहीं अपने ही सामने, मतलब दर्शकों के सामने रख देते हैं, क्योंकि इनके कथनी करने में इतना बड़ा अंतर होता है कि वो अंतर को ये। अच्छा ममता जी, एक सवाल का उत्तर दीजिए, आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं ये चुनाव आयोग ने पिछले 20 साल से काम ठीक से नहीं किया, और पिछले 10 साल में तो बिल्कुल ही ठीक काम नहीं किया। देखो आप कितनी मजबूती के साथ हमको ये बता रहे हैं कि देखो SIR होना बहुत जरूरी है, साफ सुथरा चुनाव होना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद 2004 तक के बीच में तकरीबन 7-8 बार SIR हुआ था, पर आप पिछले 11 साल से सत्ता में थे, आपने अपने चुनावों के बाद में SIR की जरूरत नहीं समझी। जब आप 240 सीटों पर आ गए तो अचानक SIR याद आ गया। क्या कहती है आप, चुनाव आयोग से कितनी नाराज हैं आप? सुधांशु जी, अगर आप इस SIR के अलावा पॉपुलेशन सेंसस की बात करेंगे तो आप इस चीज के लिए भी बोले कि पॉपुलेशन सेंसस भी नहीं हुआ है। तो उसका कारण आप सब जानते हैं कि कोविड एक इतनी बड़ी महामारी थी जिसने चीजों को अपडेट होने से रोका, और कहीं ना कहीं हम उसके बिजी रहे। तो अब पॉपुलेशन सेंसस भी होगा, SIR भी होगी, तो ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग हो रही है। रुकिए ममता जी, 2 महीने में बिहार के 8 करोड़ वोटर की आपने जो है SIR कर दी। देश के 51 करोड़ वोटर की SIR के लिए कुल 3 महीने चाहिए चुनाव आयोग को। अब कोविड 20-21 में होकर निपट लिया। ममता जी, कहां कोविड का बहाना लेकर SIR का समर्थन कर रही है आप अभी होने का? 3 महीने लगते हैं। चुनाव आयोग का मैकेनिज्म देखिए, क्या अद्भुत क्षमता है। देश में जनसंख्या के संदर्भ में 4 साल इंतजार करा दिए कोविड के नाम पर देखो चुनाव आयोग की क्षमताएं, 3 महीने में 51 करोड़ लोगों का परीक्षण कर देंगे 3 बार घर जाकर, ऐसा बता रहे ज्ञानी जी। मानती है कि नहीं मानती? जनसंख्या का काम भी अब अपने को चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। हिमांशु जी,
अभी अगर आप गौर से देखेंगे तो चुनाव के लिए एसआईआर की डिमांड या देखा जाए चुनाव के घपले की डिमांड किस पार्टी ने सबसे ज्यादा की? सबसे पहले इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारी जिन राज्यों में, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि चुनाव के लिए धांधली हुई है? नहीं कहा ना। इस चीज की शिकायत कहां से आई? उसी पार्टी से आई जिसने बाद में एसआईआर का विरोध किया। आप आपकी जब कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य भी हो रहा है, तो कथनी करनी में कितना अंतर, तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उससे क्या डर है? देखिए, उनके साथ एक बहुत इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है। इस इनसिक्योरिटी के तहत उन्हें ये डर लगता है कि हमारी पार्टी को फिर से कोई हार ना मिल जाए, और अब ठीकरा फोड़ने के लिए एसआईआर। दूसरी बात, आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, हार के लिए एसआईआर को जिम्मेवार ठहराने की तैयारी में कांग्रेस है। ममता जी ये बता रही हैं, ठीक है, हमें तो तकनीकी पहलू जानने हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला ऐसी नाजुक मसलों पर मदद के लिए मौजूद रहते हैं। तो आलोक शुक्ला साहब, आपसे ही जानते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुभाव क्या है? यह मतदाता सूची का वाकई शुद्धिकरण है या विपक्ष की आशंकाओं को और प्रबल कर रहा है आज का यह ऐलान? आपका आकलन। हिमांशु जी, देखिए, एसआईआर होना है ये कोई आज तय नहीं हुआ। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरा उसका शेड्यूल बताया। एक लंबे समय से वो कह रहे हैं कि पूरे देश में एसआईआर होगा। बिहार में उन्होंने करके देखा और कुछ परेशानियां आई, कुछ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए, कुछ बातें कही गई, लेकिन उसके बाद एसआईआर पूरा हो गया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा होने के बाद चुनाव भी अब चल रहा है। और आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई ऐसा मेजर विरोध नहीं किया हुआ है उसका। छोटा मोटा विरोध कहीं कहीं पे हुआ है और अपील्स तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो एसआईआर पर से एसआईआर होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई ऐसी दो राय हो नहीं सकती। अगर मतदाता सूची को सुधारने के लिए एसआईआर करने की जरूरत है तो जरूर करना चाहिए। बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया था कि चुनाव के बहुत नजदीक है, वो भी अब इन सब में शायद पश्चिम बंगाल का एक है जो थोड़ा पास है, बाकी सब तो दूर ही है, तो इसलिए वो चीज भी अब इसमें नहीं है। तो मेरी समझ में जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो अधिकारीगण हो, चाहे वो बीएलएज हो, सबको साथ मिलके इसको सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग को भी हठधर्मी नहीं होना चाहिए कि हम, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फाइनली फैसला देना पड़ा कि नहीं आधार को अलाउ करना है, तब उन्होंने अलाउ किया। अगर ऐसी हठधर्मिता ना हो, पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो और बिना झगड़े झंझट के सारी चीजें आसानी से हो जाएं तो और अच्छा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को भी बूथ लेवल पर अपने एजेंट्स को अच्छे ढंग से ट्रेन करना चाहिए और अच्छे ढंग से ट्रेन करके इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध मतदाता सूचियां बने। कठिनाइयां आएंगी। एक तकनीकी जानकारी चाहिए शुक्ला साहब, यह बताया गया कि इस एसआईआर से पहले देश में 8 बार एसआईआर हो चुका है। 1951 में पहले चुनाव से लेकर 2004 के बीच में 20 साल से एसआईआर नहीं हुआ। आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसी जानकारी कि पहले जब भी एसआईआर हुआ तो एसआईआर के बाद पुरानी मतदाता सूची के मुकाबले वोट बढ़े या घटे? क्योंकि इस बार बिहार में एसआईआर जो हुआ उसमें वोट घटे हैं और ठीक ठाक संख्या में घटे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं शुक्ला साहब अपने दर्शकों के लिए कि पिछले 8 बार के अनुभव क्या रहे? वोट बढ़ने के रहे या वोट घटने के रहे? इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दे सकते हैं क्या हमारे? मैं इस समय तो मेरे पास ये जानकारी एग्जैक्ट नहीं है कि वोट कितने बढ़े या घटे, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आमतौर पर हर साल कुछ ना कुछ वोट बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो बीच में एसआईआर हुए हैं, जो अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, उसमें एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि जब पहली बार चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनाई थी उस समय एकदम क्लीन स्लेट थी, सब लोगों के नाम नए सिरे से लिखे गए थे क्योंकि पुरानी कोई मतदाता सूची थी ही नहीं। उसके बाद जितने भी एसआईआर हुए हैं उसमें जो पुरानी मतदाता सूची है उसको ही बेस मान करके और उसकी बेसिस पे एसआईआर किया गया। बिहार के एसआईआर में पहली बार यह हुआ
कि 2003 की मतदाता सूची को बेस माना गया, और उसमें भी बेस मान के ये नहीं कहा गया कि उसमें जितने लोग शामिल हैं उन सबको शामिल मान लिया जाएगा, बल्कि उसकी बेसिस पे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए गए। अभी भी ये कहा जा रहा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, इसका मतलब ये कि हम नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं। अब उस समय 1951 से लेके आज तक हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। परिवर्तन एक प्रमुख ये है कि लोग काफी पलायन करते हैं, बॉम्बे दिल्ली जैसे मेट्रोज में चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह पर हैं। तो इसलिए वोट बढ़ना और वोट घटना ये शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला जो तरीका ढूंढने का होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हम लोग एक रेशियो निकाला करते थे इलेक्शन कमीशन में, अभी भी इलेक्शन कमीशन निकालता है, वो होता है इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो। जो आपकी कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत वोटर है। और आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि अगर आप अपनी जनसंख्या का जो जनगणना करने वाले हैं वो बताते हैं कि 18 साल से अधिक आयु के लोग इतने प्रतिशत होना चाहिए इस स्टेट में, कहीं पे 60% होगा, कहीं 62% होगा, कहीं 64% होगा, और अगर उतने वोटर हैं तो फिर हमको बढ़ने घटने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। बिहार में एक चीज मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने योगेंद्र यादव जी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो कम हुआ और खासतौर से महिलाओं का कम हुआ है। तो इसको थोड़ा सा देखने की, समझने की जरूरत है। तो इसको देखने समझने की जरूरत आप बता रहे हैं, पर मैं एक और पहलू जानना चाहता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बता रहे हैं कि 51 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण करेंगे 3 महीने में, और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि 3 बार जो है बीएलओ घर जाएगा चेक करने के लिए। आप तो बहुत दक्ष प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं आलोक शुक्ला साहब। हमारे यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चलता है जनगणना का, मैं डॉक्टर ममता त्यागी जी से उसका जिक्र कर रहा था। क्या कहते हैं आप, कम खर्च में प्रशासनिक दक्षता के साथ क्या जनगणना संबंधी कार्य भी चुनाव आयोग को नहीं सौंप देना चाहिए? जब 51 करोड़ लोगों के वेरिफिकेशन का काम 3 महीने में संभव है, 3 बार घर जाकर संभव है, तो क्यों ये 3 साल की प्रक्रिया जनगणना के संदर्भ में? क्या कहते हैं आप, ये जनगणना विभाग के स्थान पर चुनाव आयोग इस कार्य के लिए कितना उपयुक्त रहेगा? देखिए, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है और संविधान ने चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, तो जनगणना तो आप उनसे नहीं करा सकते। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम बीएलओ बोल रहे हैं वो अधिकांश बीएलओ स्कूल टीचर है। मैं तो शिक्षा विभाग में बहुत रहा हूं और शिक्षा सचिव के नाते मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि आप इतना ज्यादा काम स्कूल टीचर को दे देते हैं कि बेचारे पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी काम करते रहते हैं। तो जनगणना भी स्कूल टीचर करते हैं और चुनाव भी स्कूल टीचर ही कराते हैं। अल्टीमेटली वही लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको आप बीएलओ कह लीजिए या जनगणना अधिकारी कह लीजिए, ऊपर बॉस जो है वो चुनाव आयोग हो या जो भी कोई हो, करने वाले वही है। तो अब बाकी तो संविधान ने चुनाव आयोग को जो जिम्मेदारी दी है वो करेंगे। लेकिन जो भी कुछ संविधान में व्यवस्था है वो तो देश की बेहतरी के लिए ही है ना, देश की बेहतरी के लिए काम होना है, मिलजुल कर सकते हैं। जनगणना का भी एक अलग विभाग बना हुआ है, चुनाव आयोग को विभाग मिलकर भी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। नवाचार का दौर है, क्या कहते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता मेंटेन करने के लिए उनको चुनाव के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर वो सरकार के अधीन हो जाएंगे और सरकार के अधीन होने के बाद में फिर उनकी निष्पक्षता रहेगी। मैं असल जो सवाल करना चाहता हूं वो आपसे सीधा ये करना चाहता हूं कि जिस काम में जनगणना विभाग को 3 साल लगते हैं और उन्हीं लोगों से काम कराने में जिन्हें आप टीचर बता रहे हैं, ये चुनाव आयोग के पास कौन सा जादू की छड़ी रहती है जिसमें आप भी रहे हैं कि वो काम 3 महीने में हो जाएगा? बस थोड़ा इतना समझना था, सारा सवाल इसलिए था। मेरी और सुरेंद्र राजपूत जी को ममता जी की जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन करने की। देखिए, जब वोटर लिस्ट की बात होती है तो उसमें आपने देखा ये एन्यूमरेशन फॉर्म 1 पेज का है और उस 1 पेज के एन्यूमरेशन फॉर्म में बहुत थोड़ी सी जानकारी होती है। वो जानकारी जब बीएलओ जाते हैं एक बार में जाके भर लेते हैं और उसके बाद जब उसका डेटाबेस में एंट्री की जाती है तो वो थोड़ी सी जानकारी की एंट्री होती है, उतना काम पर्याप्त हो जाता है। जनगणना के समय भी हिमांशु जी जो एक्चुअल वास्तविक एन्यूमरेशन होता है वो 1-1.5 महीने में पूरा हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि 3 साल तक जो है वो गांव गांव में घर घर घूमते रहते हैं जनगणना अधिकारी, ऐसा नहीं है। वो तो एक फिक्स डेट पे होता है कि इस तारीख को वहां पर कितने लोग निवास कर रहे थे, वो एनिमरेशन 1-1.5 महीने में पूरा हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जनगणना में बहुत अधिक जानकारी ली जाती है, और इस बार तो सुना है जाति की बात भी होगी, तो बहुत सारी जानकारियां ली जाएंगी, फिर उनको डेटाबेस में डाला जाएगा, फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाएगा, तो जो टेबल्स फाइनली पब्लिश होते हैं उसमें 3 साल का समय लगता है। उसमें 3 साल लगेगा शायद। कुल मिला के आलोक शुक्ला साहब जी जितना बचाव कर सकते हैं चुनाव आयोग का और सरकार का उतनी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे सवाल अभी भी यथावत है। पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास दूसरे सवाल के साथ आना चाहता हूं। विधि सम्मत अदालत में लड़ाई लड़ेंगे या राजनीतिक दल के तौर पर भी जमीन पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसकी तैयारी करेंगे? अब होना तो है पुनरीक्षण, कितने चिल्लाते रहे, बिहार में हो ही गया ना, कितने चिल्लाते रहे, 40-50 लाख वोटर तो घट ही गए ना। तो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, सक्रिय करने का भी कोई योजना बनाएंगे? अब एसआईआर हो रही है, कांग्रेस चिंता करेगी अपनी वोटर का, कोई कट ना जाए या आपके अनुसार काट ना दिया जाए, जमीन पर कितना रोकेंगे? दोनों ही काम करेंगे हिमांशु जी। नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, किसी का वोट नहीं कटने देंगे। लड़ाई जमीन पर भी लड़ेंगे, लड़ाई अदालत में भी लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई संसद में भी लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ते लड़ते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको सरकारों में भी उथल पुथल देखनी पड़े और चुनाव आयोग में भी उथल पुथल देखने पड़े। हम इस बात को जिम्मेवारी से कहते हैं कि सुधर जाए चुनाव आयोग वाले। और जो है, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण करी, आपने कहा कि साहब पूरी जनसंख्या का एक सर्टन परसेंटेज अगर 18 से ऊपर का है तो वोटर होना चाहिए। तो आप ही के सवाल, आप ही के जवाब से सवाल भी निकलता है और जवाब भी निकलता है। आलोक जी के इस पे निकलता है कि जब आपके पास पूरी जनगणना का पिछले 14 साल का ब्यौरा ही मौजूद नहीं है, आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, आज 2025 चल रहा है, आपके पास जनगणना का ब्यौरा ही मौजूद नहीं है, तो आप कैसे एसआईआर सही तरीके से कर सकते हैं? कैसे वो रेशियो आप निकाल सकते हैं? आप बताइए ना। यानी चुनाव आयोग टोटल, मैं फ्रॉडुलेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता से तो काम नहीं कर रहा है ना। चुनाव आयोग के पास अगर जनगणना का डेटा हो तो बता दे, या भारत सरकार के पास जनगणना का डेटा हो तो बता दे। और अगर जनगणना का डाटा नहीं है और वो जनगणना का जो रेशियो है पर्टिकुलर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास नहीं है तो आप एसआईआर किसकी मदद के लिए कर रहे हैं? किसकी मदद के लिए कर रहे हैं? बुनियादी सवाल है। आलोक जी कुछ हस्तक्षेप करना चाहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी की इस जिज्ञासा के संदर्भ में? मैं पार्शली एग्री करता हूं कि जनगणना होनी चाहिए थी और समय से होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट कैलकुलेट होता रहता है, तो वो जो पुरानी जनगणना का डेटा है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है आगे। वो प्रोजेक्शन 100% सही नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट जानकारी होती है। तो बिल्कुल सही तरीका तो यह है कि जनगणना की ही जाए, इसीलिए तो 10 साल में की जाती है। अब करीब 16 साल हो रहे हैं जनगणना हुए, तो जनगणना तो की जानी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और आलोक शुक्ला जी अपनी मर्यादा में जो कुछ कह सकते हैं वो कह दिया सुरेंद्र भाई, समझने की कोशिश। लेकिन ममता त्यागी के पास आखिरी बातचीत के लिए जाते हैं। ममता जी, पार्टी की कितनी तैयारी है इस एसआईआर में? हिमांशु जी, आपकी बात का मूल प्रश्न का जवाब देने से पहले अभी जो डिस्कशन हो रहा पॉपुलेशन सेंसस का, मैं एक छोटा सा बस एक बात कहना चाहूंगी। मेरी मदर टीचर थी और मुझे अच्छे से याद है, मतलब थोड़ा जो मैं उनके पास एक बहुत बड़ा फॉर्म होता था, बहुत बड़ा, मतलब आप ये सोच लीजिए कि वो एक साइज की जो शीट होती थी वो उससे भी बड़ा फॉर्म था। और उनकी ड्यूटी उस जनगणना में होती क्या थी कि प्रत्येक बच्चे की एजुकेशन पूछना, कौन से कई बार तो एंट्री में ये भी दिया गया कि प्राइवेट में पढ़ रहा है कि सरकारी में पढ़ रहा है, परिवार की आय कितनी है, मतलब कॉलम्स इतने सारे थे। तो मैं अपनी मम्मी से पूछती थी इसे कैसे, तो कहती थी ये टैली भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब एंड जो आ रहा है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, जो आपका सम निकल के आ रहा है, और कहीं कोई भी बच्चा ना तो हम छोड़ सकते हैं। इवन वैक्सीनेशन,
वैक्सीनेशन का डाटा भी साथ में लिया जाता था कि बच्चे को टीके लग रहे हैं, नहीं लग रहे, प्राइवेट में लग रहे, गवर्नमेंट में। तो जनगणना तो अपने आप में इतना एक वृहद डाटा, एक बड़ा डाटा होता है, उसे जनरेट करना बहुत सीरियस काम है, बहुत लंबा समय लगता है और बहुत गहन इसमें अध्ययन होता है। दूसरी बात, मैं आलोक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते ये बता सकती हूँ, हम लोग TFR पढ़ते हैं, बर्थ रेट पढ़ते हैं, डेथ रेट पढ़ते हैं, इवन पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन भी पढ़ते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको वो एक चीज बता दूं, अभी एक स्टडी निकल के आई है कि 2060 के बाद में भारत की जनसंख्या घटनी आरंभ हो जाएगी। अपने आप में चौंकने वाला सत्य है, लेकिन सत्य है, क्योंकि TFR से और बर्थ रेट और इन सबसे डेथ रेट से कैलकुलेट करके निकाला गया। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि वोटर किसके कटने हैं। देखिए, एक इनसिक्योरिटी जो कांग्रेस के लोगों में दिखती है, वो सबसे बड़ी बात तो यही दिखती है कि जो वोटर कट रहा होता है वो ये कैसे मान लेते हैं कि जो वोटर कट रहा है वो उन्हीं का वोटर है, वो भाजपा का वोटर नहीं है। हमारे तो BLO जाके मिलते हैं, बस ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि हाँ, हमारे जो परिवार हैं या हमारे जो वहां पर BLOs हैं वो हर एक बंदे से मिले, परिवार से बात करें कि किसी की वोटर लिस्ट में अगर नाम छूट गया है या कोई पेपर्स अधूरे रह गए तो उन पेपर्स को पूरा करने में मदद की जाए और उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी की भावना से जीती है और उसी इनसिक्योरिटी की भावना से हमेशा यही लग रहा होता है कि जो वोटर कटा वो उसका वोटर कटा, क्योंकि डर होता है, भय, जो भय है ना, वो SIR विरोध हो या कोई भी ऐसे चुनाव की या कोई भी संवैधानिक बात जब की जाती है तो उसके अगेंस्ट में जाके खड़ी हो जाती है। और सुरक्षा बोध से ग्रस्त है कांग्रेस, या ममता जी का कहना है कोई हस्तक्षेप पड़ जाए। सुरेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी सुरेंद्र जी की। जी सुरेंद्र जी। हाँ, ममता जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। ममता जी ने पूछा कि वो वोटर कौन का है, कांग्रेस का ही है, ऐसा क्यों? नहीं भाई, पूरी देश का वोटर कांग्रेस का है ममता जी। मसला कांग्रेस को बचाने का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे ये बात होती है। गिरिराज सिंह के सारे मरे हुए रिश्तेदार वोटर लिस्ट में जिंदा हैं। आलोक जी को भी मालूम है, हिमांशु जी आपको भी मालूम, गिरिराज सिंह के सारे मरे रिश्तेदार वोटर लिस्ट में जिंदा है और लगभग 24 लाख जिंदा लोग वोटर लिस्ट में मरे हुए हैं, जो नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, नौजवान है, किसान है। इसलिए हमें दिक्कत होती है। वोट किसी को भी वो दे रहे हो, लेकिन अगर जिंदा लोग वोटर लिस्ट में मरे हुए हैं तो कांग्रेस को चिंता देश की करनी है, पार्टी की हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों को चिंता पार्टी की करनी है, इसीलिए गिरिराज सिंह के मरे हुए रिश्तेदार आपकी वोटर लिस्ट में, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जिंदा रहते हैं, जो पारदर्शी नहीं है, जो अपमानजनक है और जो देश के संविधान के विरुद्ध है। इसलिए संविधान के विरुद्ध है, ये सुरेंद्र जी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग अपने निर्णय पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिनको चुनाव आयोग की पहल पर ऐतराज है वो केवल कानूनी रास्ते से समाधान खोजेंगे या जमीन के स्तर पर भी समाधान ले पाएंगे? क्या अपने कार्यकर्ता जमीन पर इस तरीके से उतार पाएंगे कि SIR की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी है? अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रहेंगे तो और बात है कि लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी एक पारदर्शी मतदाता सूची, एक निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने के काम में बड़ा योगदान दे पाएंगे। और एक पारदर्शी मतदाता सूची अगर तैयार होगी तो तय बात है देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। देखें, राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में उलझेंगे या देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में वाकई जमीन पर पसीना बहाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।